चाहे अपना नाम बता सकते हैं। मैं अशोक चौधरी, फूलबाग, मेरठ से। आज के समय में भारत का किसान 10-15 रोज से दिल्ली का घेरा डाले बैठा है। आखिर किसान के सामने ऐसी क्या समस्या है कि वो इतनी सर्दी में अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर पड़ा है। एक भारत की चुनी हुई सरकार जो जनता ने चुनी है, आखिर उसको ऐसी क्या ज़रूरत है जो वो किसान के विरोध में कोई कानून बना देगी। इसके बारे में यदि हम विचार करें तो हमें कुछ पीछे से शुरू करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आखिर किसान की समस्याएं क्यों है, वो क्यों भ्रमित है, क्यों परेशान है, और सरकार उसके लिए क्या करना चाहती है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भारत में आज़ादी से पहले हजारों साल से किसान प्रताड़ित रहा है। जो हमारे शासक थे पृथ्वीराज चौहान तक खास तौर से, उस समय किसान अपनी फसल का 6वां हिस्सा लगान के रूप में देता था, यानी कि 16% देता था। और यदि किसान उसको देने में अक्षम होता था तो जो शासक वर्ग होता था उसकी बात सुनते थे, उसकी परेशानी को सुनते थे, उसे दूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे यहाँ विदेशी तुर्की शासन आया, उन्होंने, क्योंकि उनका आधार तो सिर्फ सैनिक था, यहाँ के लोगों से कोई लगाव नहीं था उन्हें, तो उन्होंने किसान पर वही टैक्स बढ़ाकर 50%, 50% कर दिया। और वह टैक्स बड़ी कठोरता से वसूला जाता था। टैक्स ना देने पर किसानों के घर जला दिए जाते थे, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उनके परिवार को अपमानित किया जाता था। ये सब चलता रहा। आगे चलकर अकबर के शासनकाल में, जिसको हम ये कहते हैं कि साहब वो बड़े नम्र थे, उन्होंने भी इस टैक्स को कम नहीं किया, 50% ही रहा। और सिर्फ उन्होंने इतना किया कि जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको सत्ता में, इस लूट में अपने साझेदार बना लिया। औरंगजेब ने चल के जब वो इस्लामिक राष्ट्र उन्हें घोषित करने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुसलमानों पर इस टैक्स को घटाकर 25% कर दिया और हिंदू जनता पर वो 50% ही रहा। उसके बाद जब अंग्रेज आए, उन्होंने भी 50% से कम इसे नहीं किया, लेकिन जहाँ जहाँ किसान अक्षम होता था वो थोड़ी बहुत सहूलियतें उन्हें देते थे। जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गंग नहर उन्होंने बनवाई सिंचाई के लिए, लेकिन टैक्स उतने ही ज़्यादा रहते थे। इसलिए किसान आंदोलन हुए। बिजोलिया जैसा किसान आंदोलन हुआ जो 44 साल चला। गांधी जी की शुरुआती किसान आंदोलन हुई चंपारण से, तो किसान अपनी बात कहता रहा। लेकिन जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की चुनी हुई सरकार बनी। जो हमारे प्रधानमंत्री थे या जो सरकार थी, उसने किसान को सहूलतें दी। लगान एक तरह से ना के बराबर है। किसान की जो आमदनी है वो इनकम टैक्स से बाहर कर दी। और लेकिन उस समय जो एक काकस बना हुआ था पहले से ही, जो साहूकार लोग थे वो क्या करते थे, किसान को बड़े ऊंची दरों पर ब्याज देते थे और उसकी फसल के समय पर वहीं पहुंच जाते थे, उसके खेत पर ही उसकी फसल को वहीं से उठा लिया करते थे। लेकिन उस समय की सरकार ने, जब देश आज़ाद हुआ सन 47 के बाद, उन्होंने इन्हें चंगुल से निकालने के लिए ये कानून बनाया, जो जिनसे मंडियाँ बनी। मंडी में ये कानून बनाया गया कि किसान अब से आपको उसके क्षेत्र से कोई अनाज नहीं खरीद सकता, किसान सीधा मंडी में जाएगा और मंडी में अनाज बेचेगा। मंडी में अनाज खरीदने के लिए सरकार ने लाइसेंस दिए, जो कुछ परसेंटेज कमीशन लेते थे, वो किसान से अनाज खरीदते थे और आगे बेच देते थे। इस तरह से किसान को एक साहूकारों से पीछा छुड़ाने के लिए व्यवस्था की गई। क्योंकि सन 1965 से पहले 2 बार अकाल पड़ चुका था। भारत में खाद्यान्न की समस्या बहुत ज़्यादा थी। अमेरिका से गेहूँ आता था और अमेरिका भी नानुकुर करता था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने ये प्रयास किया कि किसान और भारत आत्मनिर्भर खाद्यान्न पर बने। तो जो स्वामीनाथन आयोग है, स्वामीनाथन जी जो वैज्ञानिक थे, उनके साथ एक वैज्ञानिक और थे, उन्होंने मिलकर मैक्सिको से बाहर से बड़े अच्छे अच्छे बीज मंगाए और किसान को ये प्रेरित करने के लिए कि भाई
गेहूं और धान इतना हो जो हमें कम से कम बाहर से तो ना मंगाना पड़े, जिसे हरित क्रांति हम कहते हैं। और जहाँ जिस देश में जिस स्थानों पर सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी थी, वहाँ पर गेहूं और धान को उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। उसमें पंजाब, हरियाणा और हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रमुख है। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उस समय की सरकार ने MSP चालू करा 1966 में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार ने कहा कि भाई आप गेहूं और धान उगाइए, बेचने की चिंता मत कीजिए, सरकार आपसे इस रेट पर आपसे गेहूं धान खरीदेगी, जो FCI के माध्यम से खरीदा जाता है और मंडियों में भी बिकता है। तो ये जो हरित क्रांति है, इसलिए जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं और धान उगाया गया। और 10 साल के बाद ही 90 के आसपास आकर हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम खाद्यान्न एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। बाहर से यदि हम कुछ मंगाते भी हैं तो हम यहाँ से कुछ देने की स्थिति में भी हैं। लेकिन जब गेहूं और धान उगाया गया लगातार, तो इन 2 फसलों में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो एनवायरनमेंट पे भी दिक्कत आई। तो ये बात भी कही जाने लगी, भाई कुछ जो है इसे कम किया जाए, किसान दूसरी फसल भी उगाए। और जो भारत की सरकार है, वो जो MSP है वो 23 फसलों पर देती है, लेकिन खरीद सिर्फ 2 ही फसलों की होती है, गेहूं और धान की, जिसमें गन्ना भी एक है, 22+1 में है, MSP से वो अलग है थोड़ा सा उसका, लेकिन है वही तरीका। इसलिए जो FCI अब यहाँ से जो साठगांठ शुरू हुई, जो मंडियाँ हैं जिन पे जो लाइसेंस हैं, वो भी ज़्यादातर जो बड़े किसान हैं उनके बच्चों पे हैं, वही लोग राजनीति में हैं। तो एक कागज़ बन गया ऊपर। और जो 10-15 लाइसेंस वाले होते हैं, वे क्या करने लगे 10-20 साल बाद ही मंडी में, कि वे आपस में मिल जाते और किसान को एक जो मिनिमम रेट था उससे ऊपर नहीं देते, वहीं सलाह कर लेते भाई इससे ऊपर बोली नहीं लगानी, वहाँ बोली लगती थी। तो जब वहाँ दिक्कत आई तो किसान अपनी फसल को लेकर FCI के गोदाम में जाने लगा। वो जो अधिकारी है वो भी इन मंडी वालों से मिल गया। वो किसान जाएगा ट्रॉली लेकर, कहेगा जी कभी बोरे नहीं है, कभी कहेगा लेबर नहीं है, कभी कहेगा गोदाम में जगह नहीं है। कुल मिला के इतना परेशान उसे कर देता था कि वो घूम फिर के फिर मंडी में ही जाता। और मान लिया गेहूँ के रेट 1900 हैं, मंडी में उसके गेहूँ के लगाए वहाँ आड़तियों ने 1400 रुपये कुंटल देंगे जी। किसान ने सोचा चलो भाई पीछा छुटाओ, 1400 रुपये कुंटल में ही दे दो। वहीं पर ही FCI वाले ने अपना आदमी छोड़ रखा, उनसे तुरंत 1600 में ले आया और गोदाम में भर दिया। 300 रुपये अपनी जेब में उसने डाल लिए। ये एक तरह से भ्रष्टाचार जो है ये भी इसमें साथ साथ चला। और FCI के माध्यम से पंजाब, हरियाणा के लोग करीबन 60 से लेकर 80% तक जो गेहूं और धान की फसल है वो FCI पर, MSP पर पंजाब और हरियाणा के किसानों की ही खरीदी जाती है। हमारे जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और ये सरकार है, इसमें जो 3 बिल हैं लाए हैं, तो उसमें क्योंकि MSP हटानी तो थी नहीं, इसलिए MSP का जिक्र ही नहीं है। उससे किसान को भ्रमित कर दिया गया कि इसमें MSP तो है ही नहीं, MSP हटेगी नहीं, लेकिन MSP है, जिक्र नहीं है। दूसरे जो इसमें खरीद फरोख्त फ्री कर दी गई है सबके लिए, कोई भी खरीद फरोख्त कर लीजिए। जो मंडी से बाहर जो खरीद फरोख्त करेगा उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। मंडी में खरीद फरोख्त करने के लिए टैक्सेज हैं, एजेंटों का कमीशन है, सरकार के टैक्स हैं। तो इससे ये भी स्थिति है कि कुछ समय पश्चात जो मंडियां हैं वो जब क्यों आदमी अंदर जाएगा टैक्स देगा तो महंगी हो जाएगी चीज़। तो यदि वो बाहर ही खरीदी जाएगी तो वो मंदी होगी। इस कारण आगे चलकर मंडियां समाप्त हो सकती हैं। और मंडियां समाप्त होने के बाद फिर खरीदार 3 की जगह 2 रह जाएंगे, एक तो जो बाहर खरीदने वाला वो और एक FCI। क्योंकि सन 2013 में मनमोहन सिंह जी ने ये जो बिल है नेशनल फूड एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अनाज देना, जिसमें मिड डे मील और BPL कार्ड वालों को अनाज 3 रुपये 2 रुपये किलो पर दिया जा रहा है, इसके लिए तो सरकार को अनाज खरीदने की हमेशा ज़रूरत रहेगी। इसलिए सरकार के माध्यम से FCI तो को अनाज तो खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 ही फसलों की होती है, गेहूँ और धान की, जो बाकी की जो 22 फसलें हैं वो किसान या तो मंडी में बेचता है या बाहर बेचता है।
तो यदि मंडी समाप्त हो गई तो उस एक जगह उसके लिए रिक्त हो जाएगी। तो इसमें यदि सरकार को, जो हमारी समझ में आ रहा है, उससे निवेदन ये है कि दोनों पर बराबर की हो। जो टैक्स मंडी पर है जैसा, वैसा ही टैक्स बाहर खरीदने वाले पर भी हो। जो बाहर ग्रुप जो खरीदेगा, जो कोई बड़ा आदमी खरीदेगा, तो वो उस टैक्स को पेड करे, ताकि उनकी भी जान बची रहे। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें जब कोई बड़ा आदमी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके पास ज़्यादा अच्छा वकील हो गए। उसने अपने एग्रीमेंट में क्या लिख रखा है उसे पढ़ना शायद आम किसान के बस की बात नहीं। सरकार को चाहिए कि एग्रीमेंट का फॉर्मेट सरकार तय करे, सरकार बनाए एक जैसा ही। उसमें तो किसान को सिर्फ दस्तखत, उसके फर्द का नंबर, उसने किस फसल का कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये उस पर लिखा हुआ हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिला के इसमें कुछ संशोधन सरकार तैयार भी है, कह भी रही है और होना भी चाहिए। तो किसान की भी जान बची रहे और सरकार भी इसमें साफ रहे। ये दोनों अच्छा है कि इसमें कुछ बातें दोनों की मानी जाए। अब जब से देश आज़ाद हुआ, भारत कृषि प्रधान देश है, हर सरकार ये कहती है कि वे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली है। तो लेकिन फिर भी किसान की आय तो कुल 21 गुना बढ़ी है और जो सरकारी नौकरी है वो 180 और 200 गुना बढ़ी है। तो इतना जो डिफरेंस है, इसीलिए तो किसान आत्महत्या कर रहा है। कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून के इम्प्लीमेंट में, उसको जो लागू करने में जो व्यवहारिक गलतियां होती हैं, उसका लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। अभी मैं पढ़ रहा था कि कोरिया में ऐसी व्यवस्था है कि यदि उपभोक्ता 40 रुपये किलो कोई किसान की फसल खरीद रहा है, तो किसान को 32 रुपये जा रहे हैं। उसमें 32 रुपये किसान से आ रही है, 40 रुपये बिक रही है, कुल 8 रुपये बीच में जा रहे हैं। और हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि यदि किसान 5 रुपये किलो आलू बेचता है तो उपभोक्ता के पास जाने पर वो 40 रुपये किलो हो जाता है। 5 रुपये किलो किसान से लेगा मंडी वाला, उस पर टैक्स लगेगा, वो 7-8 का पड़ गया, 15-20 का वहाँ से आगे बेचेगा। फिर वो जो ठेले वालों पर जाएगा, 10 उसके बढ़ के 30 उन्होंने कर दिया। जब वो गली मोहल्ले में उस ठेले को लेकर निकलता है, वो कहता है 40 रुपये किलो है। यानी कि 40 रुपये किलो के आलू का जो रेट हम खरीद रहे हैं, उसमें किसान को 5 या 6 रुपये जा रहे हैं। ये जो बीच में इतनी बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, ये कम हो, इसके लिए सरकार ने ये 3 बिल लाए हैं। इसमें टोटल गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए। अब जो बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छा आपने बताया, पहली बार समझ में आ रही है बात। और आपका बेसिक कहना ये है कि अगर जो जिस रूप में अभी ये कानून बनाए गए हैं उस रूप में रहे तो हो सकता है कि मंडियां ना रहें, और मंडियां ना रहें तो मंडियों से पहली वाली सिचुएशन आ जाएगी, जिसमें जो उधार देने वाला है वो खेत पर पहुंच के फसल ले लेगा, वहीं से ले लेगा और पता नहीं क्या रेट देगा, कितना रेट देगा। एक आपने और बताया था, ये तो बहुत समझ में आने वाली बात है कि इसके लिए तो मंडियों का रहना भी ज़रूरी है और कंट्रैक्ट के कंडीशंस भी बहुत ज़रूरी हैं कि उन कंडीशंस के अलावा कोई कंट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत समझ में आने वाली बात है। आपने एक और बात बताई थी कि जो गन्ने की खेती के, गन्ने की खरीद के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो हैं करप्शन और वगैरह चीज़ें हैं, जरा आप उसको फिर से बताएंगे जरा, बड़ा अच्छा था वो। ये जो गन्ने की फसल है, इसमें भी यही समस्याएं बनी। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो सरकार ने MSP तय कर रखा है, उस पर गन्ना लेती हैं। 14 दिन में उनका पेमेंट करना होता है, वे 14 दिन में देती नहीं पेमेंट। 14 दिन के बाद ब्याज देना, उन्होंने आज तक ब्याज नहीं दिया। तो अब क्योंकि जो गन्ने की फसल है उसके पैसा देने की गारंटर सरकार है, तो पैसे तो मिल जाते हैं किसान को, अब नहीं साल भर पीछे मिल जाएंगे। लेकिन एक तो समय पर पेमेंट नहीं करते, जो पेमेंट रुक जाता है उसका ब्याज नहीं देते। किसान के सामने ये बड़ी समस्या है। इस चक्कर में किसान की आधी फसल जो उसके ज़रूरत की है, मान लीजिए उसका बच्चा बीमार हो जाए या उसे कोई आवश्यकता पड़े किसान को नगद पैसे की, जो लिक्विड मनी है उसके लिए उसे गन्ना बाहर बेचना पड़ता है, जो उसका आधा रेट में बिक जाता है। जो ये गन्ना मिल वाले हैं, ये इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, तो जो लोग गेट पर पहुंचा देते हैं
उनका तो ठीक तुल गया, लेकिन जो कांटे। एक मिनट में आपसे बीच में आपको रोक रहे जी। हैं, पर एक बात और हो जाए इसमें। एक तो बहुत अच्छी बात बताई गई है कि गन्ना जो बेचा जाता है उसको देरी से पेमेंट हो रहा है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि वही किसान अड़ती से या कहीं और से उधार लेने जाता है तो बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो इसका भी कोई समाधान, लीगल समाधान होना चाहिए, मिनिमम प्रोटेक्शन होनी चाहिए किसान की, कि अगर जिसने ख़रीदा है अगर वो देरी से पे कर रहा है तो कितना इंटरेस्ट देगा, मिनिमम कितना इंटरेस्ट देगा, उसके बारे में भी बहुत सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को। और आगे भाई साहब बता रहे हैं कि आगे एक और समस्या है जो थोड़ी सी करप्शन से रिलेटेड भी है, जिसके लिए भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। बताएंगे भाई साहब। ये है कि जब गन्ना ख़रीदा जाता है अभी फ़िलहाल के सिस्टम में, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? जो मिल वाले, जो फैक्ट्री मालिक है, वो अपना कांटा किसानों के लिए अलॉटेड कर देते हैं। तो जो लोग किसान सीधे गेट पर गन्ना नहीं ले जा सकते, दूर हैं, वो कांटे पर तोलते हैं। उन कांटे पर जो तोलने वाले लोग हैं वो किसानों के बेटे हैं, उनको नौकरी पर फैक्ट्री वाले रख लेते हैं। जिस तरह आड़ती के लिए वहाँ पर होते हैं, वे भी किसानों के बेटे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसा देखने और सुनने में आया, कई बार छापे भी पड़े हैं, कि हर बुग्गी पर लिया 1-8 कुंटल गन्ना उसमें से उन्होंने तोल के हिसाब से वो उसमें से चोरी कर लेते हैं। शाम तक उसे 30-35 कुंटल गन्ना इकट्ठा करा तो एक पर्ची उनकी जो 300 रुपये कुंटल था, 9-10 हज़ार रुपये उनके वहाँ बैठे बैठाए बन गए। तो ये जो इस तरह की तोल है, इससे भी किसान को बड़ी भारी हानि हुई है, लॉस पहुँचा है। तो अब तो आधुनिक ज़माना है, आधुनिक कांटे हों लगे, और किसान, सरकार ये कर सकती है कि किसान ने जितना गन्ना डाल दिया उसको जो एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बच्चों की फ़ीस है या उसकी मेडिकल की ज़रूरत है, उसके लिए उसे आप एक कार्ड इशू कर सकते हैं। उसमें जो है वो उससे ATM से उससे पेमेंट कर दे, जब वो आवे पैसा वहीं से कट जाए। उसका कुछ हो तो सही मामला ऐसा भाई। आप जिस तरह सब्सिडी देते हैं, आप उसको नगद ना दे के उसे कार्ड के माध्यम से, कि भाई यदि वो बीमार है, मेडिकल स्टोर पे है, तो उससे वो पेमेंट कर सकता है, उसे कहीं से उधार लेना ना पड़े, क्योंकि उसका पैसा तो फैक्ट्री मालिक पे बकाया है और पैसा उसके पास लिक्विड मनी नहीं है, तो उसे कोई कहाँ से क्या देगा। तो कुछ सुविधाएं ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को करनी चाहिए और वो करनी पड़ेंगी। क्योंकि यदि आपको किसान को ग्लोबल स्तर पर है, क्योंकि अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, गाँव की तरह हो गई। दूसरे जहाँ कोरिया का किसान 32 रुपये ले रहा है 40 में, हमारा किसान 6 रुपये लेगा, तो उसके किसान का क्या कंपटीशन, क्या मुकाबला करेगा वो। उसको आपको यदि सामना खड़ा करना है तो आपको ये चीज़ें बीच से ठीक करनी ही पड़ेंगी और हमें करनी भी चाहिए। और किसानों को भी सोचना चाहिए कि कोई चीज़ 100% गलत नहीं होती, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कोई 100% कोई चीज़ सही नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइशें होती हैं दोनों तरफ से। तो वे दोनों तरफ से दूर होनी चाहिए, और ये जिससे किसान अपने आराम से अपना काम करे और देश के विकास में अपना योगदान दे। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की जो योजना भी है कि किसानों की, और प्रॉमिस भी है कि किसानों की आय को डबल करना है, मेरे ख्याल से ये सारे विचारों को सुनना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमको इसको सच्चा बनाना है। और हमको पता है मोदी जी ये करेंगे, आज नहीं तो कल। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कर लीजिए धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।